हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर एम। दोस्तों, यदि आप लोग यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट जीएस का नंबर 4 है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट साबित होगा। आपका अच्छा खासा स्कोर आएगा और आपकी नॉलेज भी बूस्ट होगी और कॉन्फिडेंस आएगा। आज का हमारा जो सेट है वो 29/10/2023 को फर्स्ट शिफ्ट को जो पेपर हुआ था वहाँ से जीएस का पेपर लिया गया है। इसमें हम लोग देखेंगे जो जो प्रश्न पूछे गए थे उनके आंसर देखेंगे, उससे रिलेटेड और क्या इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं रिलेटेड टॉपिक से डिस्कस करेंगे, आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि वेद के अंतिम भाग को किस नाम से जाना जाता है। तो वेद के अंतिम भाग, नाम में आ रहा है वेद का अंतिम भाग, तो इसे हम वेदांत भी कह सकते हैं। वेदों का अंत है ना, तो वेदों का अंत, अंतिम का भाग वेदांत कहते हैं या इसे हम उपनिषद कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपनिषद, अथवा उपनिषद को हम वेदांत भी कह सकते हैं। ठीक है, तो वेदांत के अंतिम भाग को क्या कहा जाता है? उपनिषद कहा जाता है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? या फिर वेदांत भी ऑप्शन में है तो आप लगा सकते हैं। ये बात समझ में आए, वेदों का अंतिम भाग उपनिषद कहलाता है। क्लियर है? इस तरह से पढ़ेंगे कि आपको चीजें याद होती जाएंगी धीरे धीरे समझते हुए। अब हम लोग डिस्कस करते हैं इन वेदों के बारे में। ठीक है, तो वेदों के बारे में डिस्कस करते हैं। कुछ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं, फिर यहाँ से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेंगे एग्जाम में वो इधर से ही डिस्कस किए जाएंगे, आएंगे। तो पहले हम जानते हैं दशराग युद्ध। ये भी पूछा जाता है कि ऋग्वेद के किस मंडल में या किस वेद में दशराग युद्ध का वर्णन किया गया है। दशराग का मतलब है 10 राजाओं का युद्ध। क्लियर है? तो 10 राजाओं का युद्ध ऋग्वेद में इसका वर्णन किया गया है। और ऋग्वेद के मंडल में अगर पूछा जाए तो 7वें मंडल पर डिस्कस वर्णन किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो दशराग युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल पर किया गया है। ये जो दशराग युद्ध है ये किस नदी के किनारे हुआ था? ये रावी नदी के किनारे हुआ था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दशराग युद्ध रावी नदी के किनारे हुआ था और ये रावी नदी को ऋग्वेद में क्या कहा जाता था? इसको परुशरी नदी भी कहा जाता था। ये प्रश्न पूछा जाता है कि रावी नदी का प्राचीन नाम क्या है, तो आप बताएंगे परुशरी नदी रावी नदी का प्राचीन नाम है। इससे पहले जितनी भी नदियां हैं इंपॉर्टेंट जिनके प्राचीन नाम पूछे जाते हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर है? तो इस बिंदु को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप जानते हैं कि वेदों की संख्या 4 है। इन 4 वेदों में से 3 वेद, जिसमें से आपका ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन तीनों को मिलाकर वेद त्रयी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो पूछा जा सकता है कि किन वेदों को मिलाकर या इनमें से कौन सा वेद त्रयी का भाग नहीं है। तो उन 4 में से आपका क्या हो जाएगा? अदर वेद इसका भाग नहीं होगा। अर्थात कहने का मतलब ये है कि वेद त्रयी के अंतर्गत 3 वेद आते हैं, जिसमें आपका ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। इसके अलावा इन 4 वेद को ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और यहाँ पर अदर वेद होगा। ठीक है, अदर वेद, इन चारों वेदों को मिलाकर क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। चारों ही वेद मिलकर संहिता कहा जाता है और यहाँ पर ये क्या होगा? अदर वेद होगा, यहाँ पर संहिता नहीं होगा। क्लियर है? आप जानते हैं कि वेद हमारे संख्या में कितने हैं? वेदों की संख्या 4 है, जिसमें से आपका ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये आपको पता होगा। अगर आपने नहीं भी, अगर नए हैं तो भी आप याद रखिए, वेदों की संख्या 4 होती है। इन चारों ही वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो इन चारों ही वेदों में सबसे प्राचीन वेद आपका ऋग्वेद है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग जानते हैं ऋग्वेद के बारे में क्या क्या पॉइंट पूछे जाते हैं। ऋग्वेद का जो पढ़ने वाला होता है या ऋग्वेद का जो पुरोहित होता है उसे होत्र कहा जाता है। ये पॉइंट पूछा जाता है। तो ऋग्वेद के पुरोहित को या पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है, या इसके ज्ञान रखने वाले को हम होत्र कहते हैं। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा प्रश्न ये पूछा जाता है कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं। तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। जिस प्रकार से अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 7वें मंडल पर दशराग युद्ध का वर्णन किया गया है। अगर आपसे सूक्त की संख्या पूछी जाए तो 1028 सूक्त हैं। इस 10 मंडल में 10 मंडल हैं। 10 मंडल में से जो पहला मंडल और 10वां मंडल है ये सबसे बाद में जोड़े गए। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि कौन से 10 मंडल में कौन से 2 मंडल हैं जो सबसे बाद में जोड़े गए। तो पहला और 10वां मंडल सबसे बाद में जोड़ा गया। क्लियर है? फिर आगे चलकर क्या पूछा जाता है पॉइंट कि ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है उसमें गायत्री मंत्र का वर्णन किया गया है। तो पूछा जाता है कि ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन किया गया है, या यूं भी पूछा जा सकता है किस वेद में गायत्री मंत्र का वर्णन किया गया है। तो गायत्री मंत्र का वर्णन ऋग्वेद में किया गया है। ऋग्वेद का मंडल अगर पूछा जाए तो तीसरे मंडल में किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे।
इसके अलावा ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ की बात करें तो ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, याद रखेंगे। ऋग्वेद के कितने ब्राह्मण ग्रंथ हैं? 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जिनमें से आपका ऐतरेय और दूसरा आपका कौशितकी। पूछा जा सकता है कि ऐतरेय किसका ब्राह्मण ग्रंथ है? तो ऋग्वेद का है, या कौशितकी किसका ब्राह्मण ग्रंथ है? पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए ऋग्वेद का कोई उपनिषद है, तो आप कहेंगे नहीं, ऋग्वेद का कोई भी उपनिषद नहीं है, इस बात को याद रखेंगे। अब हम लोग डिस्कस करते हैं, ऋग्वेद के बाद आता है आपका यजुर्वेद। यजुर्वेद को कर्मकांडीय वेद भी कहा जाता है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि किस वेद को कर्मकांडीय वेद कहा जाता है? तो आप कहेंगे यजुर्वेद को कर्मकांडीय वेद कहा जाता है, क्योंकि इसमें यज्ञों का वर्णन मिलता है। तो किस वेद में यज्ञों का वर्णन मिलता है? यजुर्वेद में मिलता है। इसको कैसे याद करेंगे? देखो, यज्ञों में यह आ रहा है, तो ऐसा कौन सा वेद है जिसमें या से स्टार्ट होता है? यजुर्वेद। तो ऐसे लिंक कर सकते हैं, ठीक है। ये जो यजुर्वेद है आपका गद्य और पद्य दोनों में मिलता है। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में मिलता है? तो आप कहेंगे यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों मिलता है। यजुर्वेद का जो पुरोहित होता है, जो इसको ज्ञान रखने वाला होता है या पढ़ने वाले को हम अधर्वयु कहते हैं, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अधर्वयु कहते हैं यजुर्वेद के पुरोहित को। इनके ब्राह्मण ग्रंथ की बात करें तो यजुर्वेद के भी 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ किसका है? यजुर्वेद का है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ आपका यजुर्वेद का है, और तैत्तरीय ब्राह्मण ग्रंथ आपका यजुर्वेद का है। शतपथ और तैत्तरीय ब्राह्मण ग्रंथ आपके यजुर्वेद के ही, याद रखेंगे। अगर हम यजुर्वेद के उपनिषदों की बात करें तो यजुर्वेद के 4 उपनिषद यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं। एक आपका है कठोपनिषद। प्रश्न यहीं से पूछे जाएंगे, इंपॉर्टेंट है कि पूछा जा सकता है या मैचिंग में पूछे जा सकते हैं। तो कठोपनिषद किस वेद का एक उपनिषद है? कठोपनिषद यजुर्वेद का एक उपनिषद है। ईशोपनिषद, ईशोपनिषद आपका यजुर्वेद का एक उपनिषद है। और आपका श्वेताश्वर उपनिषद, श्वेताश्वरोपनिषद आपका यजुर्वेद का एक उपनिषद है। और मैत्रायणी उपनिषद आपका यजुर्वेद का एक उपनिषद है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट वेद की तरफ। अगले वेद को अगर हम डिस्कस करें, जिसे हम कहते हैं सामवेद। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट बिंदु है। तो किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है? सामवेद को कहा जाता है, क्योंकि साम में 7 स्वरों का वर्णन किया गया है। वो 7 स्वर कौन कौन से हैं? सा रे गा मा पा धा नी, है ना, सा रे गा मा पा धा नी। तो सा रे गा मा पा धा नी 7 स्वर हैं, इनका वर्णन किसने दिया गया है? सामवेद में किया गया है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। सामवेद को जो पुरोहित होता है या जो पढ़ने वाला होते हैं, उसे उद्गाता कहते हैं। तो सामवेद का पुरोहित उद्गाता कहलाता है। सामवेद की अगर हम उपनिषद की बात करें तो 2 उपनिषद हैं। छांदोग्य इनका एक उपनिषद है। छांदोग्य से याद रखेंगे छंद, और छंद तो जस्ट लाइक गाने की तरह होता है। तो आप कहेंगे ये सामवेद का एक उपनिषद है। जैमिनी आपका सामवेद का एक उपनिषद है, याद रखेंगे। ब्राह्मण ग्रंथ की बात करें तो सामवेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, पंचविश और आपका षडविश। ठीक, पंचविश और षडविश आपके 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ये आपके सामवेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगर अब ये अथर्ववेद की बात करें तो अथर्ववेद को चारों वेदों में अंतिम वेद अगर आपसे पूछा जाए, इन चारों वेदों में सबसे अंतिम वेद आपका अथर्ववेद है। अथर्ववेद में इंपॉर्टेंट पॉइंट ये पूछा जाता है, जादू टोना, तंत्र मंत्र और औषधि का प्रयोग या वर्णन किस वेद में किया गया है? तो आप कहेंगे अथर्ववेद में किया गया है, इंपॉर्टेंट है। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ याद रखें तो इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, गोपत इसका ग्रामर ग्रंथ है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उपनिषद की अगर हम बात करें तो मुंडकोपनिषद, मुंडकोपनिषद आप जानते हैं, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा जो ध्येय वाक्य है जिसमें हम सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया, और ये आपका अथर्ववेद का एक उपनिषद है। इसके अलावा प्रश्नोपनिषद, मांडुक्योपनिषद, ये इसके उपनिषद है, याद रखेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सभा और समिति, ठीक, सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है, किस वेद में कहा गया है? अथर्ववेद में कहा गया है। और ये पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं कि चारों वेदों को क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आप 1 से 2 बार रिवीजन करेंगे। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल में। पहले आप ढंग से पढ़ें, सुने, फिर आप इसको रिवीजन के तौर पर पीडीएफ पढ़ते रहें। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था कि मुगल सम्राट बाबर ने किस स्थान पर राणा सांगा और उनके सहयोगियों को हराया था?
तो बाबर ने आप जानते हैं कि कितने युद्ध लड़े। पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा, घाघरा का युद्ध लड़ा, खानवा का युद्ध लड़ा, चंदेरी का युद्ध लड़ा। अब ये जितने भी बाबर के युद्ध ही हमें पता होने चाहिए ना कि कौन सा युद्ध किस किसके बीच में हुआ, बाबर ने किस किस से लड़ा और किस जगह पे लड़ा। अब जगह का तो युद्ध के नाम पर ही वो जगह के नाम है, तो याद रखेंगे। तो राणा सांगा ने बाबर के साथ युद्ध हुआ था खानवा में, ठीक। खानवा का युद्ध हुआ था बाबर और राणा सांगे के बीच में 1527 ईस्वी में। क्लियर है। अभी हम थोड़ा जानते हैं मुगल साम्राज्य के बारे में, याद रखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेंगे। हालांकि मुगल साम्राज्य बड़ा है, लेकिन इतना तो पता होना चाहिए एटलीस्ट जितना हम लोग डिस्कस करेंगे। मुगल अगर हम साम्राज्य के मुख्य जो शासक हैं उनको हम क्रम से याद रखें कि सबसे पहले मुगल साम्राज्य का कौन शासक था, फिर उसके बाद कौन था, फिर कौन था, फिर कौन था, फिर कौन था। ये सीक्वेंस याद रखेंगे क्योंकि ये प्रश्न पूछा जाता है, सीक्वेंस में पूछा जाता है। तो ट्रिक याद रखेंगे, जैसे अपनी भारतीय जनता पार्टी जैसे हम भाजपा बोलते हैं, ऐसे ही करके आप याद रखेंगे भाजसा, ठीक। भाजसा ट्रिक याद रखेंगे। भाजसा में बी से आपका है बाबर, एच से है आपका हुमायूं, ए से है आपका अकबर, जे से है आपका जहांगीर और एस से है आपका शाहजहां और ए से है आपका औरंगजेब। इंपॉर्टेंट ट्रिक है, याद रखेंगे। भाजसा बाबर, हुमायूं के बाद अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां और औरंगजेब। इनके कार्यकाल भी याद रखेंगे। तो 1526 से लेकर 1530 तक बाबर रहा, फिर 1530 से 1540 हुमायूं, फिर दोबारा फिर बीच में 6-7 सूर्य आ गया था 1555 से लेकर 1556 तक फिर हुमायूं आया। इसके बाद हुमायूं के बाद आए अकबर। अकबर 1556 से बैठा और 1605 ईस्वी तक रहा। जहांगीर 1605 से लेकर 1627 ईस्वी तक। फिर जहांगीर के बाद आते हैं शाहजहां 1627 से लेकर 1658 ईस्वी तक। फिर आते हैं औरंगजेब 1658 से लेकर 1707 ईस्वी तक। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। फिर इसके बाद कई और शासक है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट शासक है, याद रखेंगे। ये ट्रिक क्लियर है। अगर हम मुगल साम्राज्य की बात करें तो मुगल साम्राज्य के संस्थापक की अगर हम बात करें तो मुगल साम्राज्य या मुगल वंश की स्थापना किसने की? बाबर ने की। किसको हराकर? बाबर से मुगल साम्राज्य से पहले का वंश जो था वो था आपका लोधी वंश, ठीक है। लोधी वंश में 3 शासक रहे। बहलोल लोधी जो लोधी वंश के संस्थापक है और लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी। तो इब्राहिम लोधी के साथ युद्ध हुआ था बाबर का। कहाँ पर? पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी। कब? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई, जिसमें बाबर जीता और लोधी हार गया था, इब्राहिम लोधी। और वहां से उन्होंने बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की। तो अगर हम आपसे पूछा जाए बाबर का वास्तविक नाम क्या है, ये प्रश्न पूछा जाता है, तो जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर बाबर का वास्तविक नाम है, याद रखेंगे। पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई? याद रखेंगे 21 अप्रैल 1526 को पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। इस बात को याद रखेंगे, एज अ मूवी की तरह याद रखेंगे। कहानी है, बाबर की आत्मकथा पूछी जाती है, तो बाबर की आत्मकथा का नाम है तुझके बाबरी, या फिर इसे बाबरनामा भी कहा जाता है। ये किस भाषा में लिखी गई थी? ये मूलतः तुर्की भाषा में लिखी गई थी। फिर बाद में बाबरनामा या तुझके बाबरी का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया। और ये पूछा जाता है कि बाबरनामा का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया? तो अब्दुल रहीम खानी खाना ने इसका फारसी भाषा में अनुवाद किया। ये बात याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। बाबर का अगर हम जन्म की बात करें तो बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को हुआ था। कब? फरगना में हुआ था। कहाँ पर? फरगना में। और फरगना कहाँ है आपका? उज्बेकिस्तान में। इस बिंदु को भी याद रखेंगे। क्लियर है। इसके अलावा अगर हम बाबर के युद्ध को अगर हम डिस्कस करें तो ये इंपॉर्टेंट है। बाबर का युद्ध अगर हम देखें, बाबर ने पहला युद्ध लड़ा अपना पानीपत में, ठीक है, 1526 ईस्वी में। इसके बाद बाबर का दूसरा युद्ध है खानवा का युद्ध, याद रखेंगे। खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 ईस्वी को लड़ा गया। किन किन के बीच में? बाबर और राणा सांगा के बीच में खानवा का युद्ध हुआ, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ और इसमें बाबर क्या हुआ था? विजय हुआ था। इस युद्ध के विजय के बाद गाजी की उपाधि धारण की। तो पूछा जाता है कि बाबर ने किस युद्ध विजय के बाद गाजी की उपाधि धारण की? तो आप कहेंगे खानवा के युद्ध के बाद की। और खानवा का युद्ध कब? 1527। और इसमें ही जिहाद का नारा दिया गया, ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। बाबर का फिर अगला युद्ध इंपॉर्टेंट है, चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध जनवरी 1528 ईस्वी को हुआ था। चंदेरी का युद्ध कब हुआ?
ऐसे याद रखेंगे, ट्रिक बाद में बता देंगे। तो चंदेरी का युद्ध हुआ आपका 15 जनवरी 1528 ईस्वी को, जनवरी 1528 ईस्वी को, ठीक है। चंदेरी का युद्ध किन-किन के बीच में हुआ? बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर तो राणा सांगा पूछ दिया गया, हो सकता है आगे एग्जाम में मेदिनी का पूछा जाए कि मेदिनी को किस युद्ध में हराया? तो चंदेरी के युद्ध में मेदिनी को हराया और विजयी कौन हुआ था यहाँ पर? अगेन बाबर विजयी हुआ। बाबर का अंतिम युद्ध था आपका घाघरा का युद्ध। घाघरे के युद्ध की अगर हम बात करें तो 6 मई 1529 ईस्वी को घाघरा का युद्ध हुआ और ये आपका बाबर और महमूद लोदी के बीच में हुआ। इसमें अगेन बाबर की विजय हुई। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 ईस्वी को बाबर और महमूद लोदी के बीच में हुआ। याद रखेंगे। इसके अलावा बाबर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बात और क्या बात याद रखेंगे? 16 दिसंबर 1530 ईस्वी को, सॉरी 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को बाबर की मृत्यु हो गई। तो बाबर की मृत्यु कब हो गई? 1530 को। दिनांक पूछा जाए तो 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को। क्लियर है? कहाँ पर मृत्यु हुई थी? इनकी मृत्यु की अगर हम बात करें तो आगरा में हुई थी और फिर इनके शव को आराम बाग में रखा गया था। बाद में इनका शव शिफ्ट कर दिया गया कहाँ पर? काबुल में। ये बात याद रखेंगे। बाबर ने शाहरुख नाम के चांदी के सिक्के चलवाए थे, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो बाबर ने चांदी के सिक्के किस नाम से चलवाए थे? शाहरुख नाम से चलवाए थे। उम्मीद करता हूँ बाबर से रिलेटेड इतने बिंदु समझ में आए होंगे और आपको ये याद कर लेना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा था कि मराठा प्रमुख एवं उनसे संबंधित क्षेत्र पूछा था। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये आरओ वगैरह के लिए भी इम्पोर्टेंट है और पूछा जा चुका है। मराठा और उनसे संबंधित क्षेत्र। मराठाओं की अगर हम बात करें तो सिंधिया आपके उज्जैन से संबंधित है। सिंधिया का संबंध किससे? उज्जैन से, याद रखेंगे। होलकर याद रखेंगे इंदौर, होलकर इंदौर याद रखेंगे। गायकवाड़ का संबंध बड़ौदा से था। भोंसले का संबंध आपका नागपुर से था। वहीं पेशवा आपके पुणे से और पवार का संबंध धार से था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इधर ये 4 पूछे गए थे, ये 2 एक्स्ट्रा याद रखेंगे, मराठा से संबंधित हैं। इसके अलावा अगला प्रश्न क्या पूछा था? किस बौद्ध स्थल पर महिलाओं को पहली बार संघ में नियुक्त किया गया था? ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कह रहा कि पहले क्या था, बौद्ध धर्म में महिलाओं को एंट्री नहीं थी, तो फिर बाद में महिलाओं को भी एंट्री दे दी गई गौतम बुद्ध के शिष्य आनंद के कहने पर। ये भी बिंदु याद रखेंगे, किन के कहने पर? आनंद के कहने पर गौतम बुद्ध ने महिलाओं को भी प्रवेश में देने का अलाउ कर दिया। तो ये किस स्थान पर किया था पहली बार? तो महिलाओं का पहली बार प्रवेश वैशाली से हुआ, याद रखेंगे। क्लियर है? इतना बात याद रखेंगे। और पहली बौद्ध धर्म में शामिल होने वाली महिला या भिक्षुणी कौन बनी? तो ये भी याद रखेंगे। ये गौतम बुद्ध जी की मौसी प्रजापति गौतमी, जिन्होंने इनका लालन पालन भी किया था, पहली बौद्ध भिक्षुणी बनी, याद रखेंगे। इसके अलावा अगर हम बौद्ध धर्म को डिस्कस करें तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध जी हैं, इस बात को याद रखेंगे। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ? लुम्बिनी में हुआ था 563 ईसा पूर्व में। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या है? सिद्धार्थ, ये याद रखेंगे। गौतम बुद्ध के अगर घोड़े का नाम पूछा जाए तो कंथक इनके घोड़े का नाम है। 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग किया था, ये भी प्रश्न याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो गौतम बुद्ध ने किस अवस्था में गृह त्याग किया था? 29 वर्ष की अवस्था में या 29 वर्ष की आयु में, यहाँ पर आयु लिखा होगा, गृह त्याग किया था। इन्होंने 6 वर्ष तपस्या की। 29 वर्ष की आयु में घर छोड़ा, 6 वर्ष तपस्या की, तो इनको 35 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त हुआ। क्लियर है? तो इनको किस आयु में ज्ञान प्राप्त हुआ? 35 वर्ष की अवस्था में या आयु में ज्ञान प्राप्त हुआ, याद रखेंगे। अगर हम गौतम बुद्ध जी की ज्ञान प्राप्ति के स्थान की बात करें तो इनको ज्ञान प्राप्ति बोध गया में हुई है, इस बात को याद रखेंगे। अगर वो पूछा जाए किस वृक्ष के नीचे, तो पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी। नदी की बात करें तो निरंजना नदी के किनारे इनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी। क्लियर है? बौद्ध धर्म के गृह त्याग को क्या कहा जाता है? महाविनिष्क्रमण। बौद्ध धर्म में गृह त्याग को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है, इस बिंदु को याद रखेंगे। अगर हम गौतम बुद्ध जी को मृत्यु की बात करें, मृत्यु को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है, इसको याद रखेंगे। और 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु का स्थान पूछा जाए तो कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी, इस बात को याद रखेंगे। अगर इनके पिताजी का नाम की बात करें तो शुद्धोधन पिताजी का नाम था, माता का नाम महामाया था। इनका लालन पालन इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। इनके सारथी का नाम चार था। गौतम बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश कहाँ दिया? ये प्रश्न पूछा जाता है, तो याद रखेंगे सर्वप्रथम उपदेश इन्होंने
सारनाथ में दिया था और ये अपने 5 ब्राह्मण शिष्यों को दिया था। बौद्ध धर्म में इस सर्वप्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया, याद रखेंगे। इनके उपदेश किस भाषा में थे, या यूं कहें ये पूछा जाए कि बौद्ध धर्म की भाषा क्या थी, तो बौद्ध धर्म की भाषा पाली थी। इस बिंदु को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न हुए हैं, बुद्ध, धम्म और संघ, ये 3 त्रिरत्न त्रिरत्न है। त्रिपिटक की भी बात करें, भी पूछा जाता है, तो सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, ये 3 बौद्ध धर्म के पिटक हैं। ये भी पूछा जाता है कि किस पिटक को किसके द्वारा लिखा गया है, तो सुत्त पिटक की बात करें तो ये आनंद द्वारा लिखा गया है। वहीं विनय पिटक की बात करें उपाली द्वारा लिखा गया है, और अभिधम्म पिटक की बात करें तो मोगली पुत्तिस द्वारा लिखा गया, याद रखेंगे। बुद्ध के जीवन से संबंधित कुछ प्रतीक हैं, ये याद रखेंगे, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इनकी ये घटनाएं हैं और ये प्रतीक चिन्ह यहाँ पर लिखे हुए हैं। जन्म की अगर हम बात करें तो इनका जन्म का प्रतीक चिन्ह कमल और सांड है। वहीं गृह त्याग की बात करें तो घोड़ा है। ज्ञान प्राप्ति पीपल वृक्ष। निर्वाण की बात करें तो पदचिन्ह, और मृत्यु की बात करें स्तूप। इसके अलावा अगर हम बौद्ध धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म में 4 बौद्ध संगतियां हुई हैं। कौन कौन सी हुई हैं? आपकी पहली 4 बौद्ध संगतियां हुई हैं, उन 4 बौद्ध संगतियों में याद रखेंगे पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। इंपॉर्टेंट ये है कि याद रखेंगे उस शासक कौन था, कहाँ पर हुई और उसके अध्यक्ष कौन थे, इस बात को याद रखेंगे। अगर हम प्रथम बौद्ध संगति की बात करें तो ये 400 ईसा पूर्व में हुई। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है यार, कब हुई क्या नहीं, बट ये याद रखेंगे कि प्रथम बौद्ध संगति के समय शासक कौन था, अजातशत्रु शासक थे। स्थान की बात करें तो प्रथम बौद्ध संगति राजगृह में हुई और महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे। द्वितीय बौद्ध संगति की बात करें तो शासक थे कालाशोक। द्वितीय बौद्ध संगति हुई वैशाली में और साबक मीर इसके अध्यक्ष थे। तृतीय बौद्ध संगति की भी बात करें तो अशोक शासक थे। पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगति हुई और मोगली पुत्तिस इसके अध्यक्ष थे। चतुर्थ बौद्ध संगति इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके शासक कनिष्क थे। कुंडलवन में हुई थी, और कुंडलवन कहाँ पर, ये जम्मू कश्मीर में, और वसुमित्र इसके शासक थे। चतुर्थ बौद्ध संगति में ही बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया था। तो प्रश्न पूछा जाता है कि किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म विभाजित हो गया था, तो ये चतुर्थ बौद्ध संगति में विभाजन हो गया था और ये हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। अगर इन चारों बौद्ध संगतियों को ट्रिक के माध्यम से याद करें तो ये फर्स्ट बौद्ध संगति है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, याद रखेंगे। स्थान, शासक और अध्यक्ष की बात करें तो प्रथम बौद्ध संगति में याद रखेंगे राम, ठीक है, राम नाम याद आराम से रख सकते हैं। तो प्रथम बौद्ध संगति में याद रखेंगे राम। राम में आर का मतलब है राजगिरे, आ से मतलब है आपका अजातशत्रु और एम से मतलब है मोगली पुत्तिस, यानी कि राजगिरे स्थान है, और ए से आपका शासक अजातशत्रु और अध्यक्ष आपका मोगली महाकश्यप। क्लियर है। बी से याद रखेंगे बी के एस मतलब विकास, राम विकास। विकास से आपका बी से आपका वैशाली, के से आपका कालाशोक और एच से आपका साबक में। फिर याद रखेंगे पाम, तीसरी में याद रखेंगे पाम। पा से आपका पाटलिपुत्र, ए से आपका अशोक और माँ से आपका मोगली पुत्तिस, और के बी जिससे से के आर कोलकाता नाइट राइडर याद रखते हैं, ऐसे ही आप के भी याद रख सकते हैं। के का मतलब है आपका कनिष्क, कुंडलवन और वसुमित्र। क्लियर है। ऐसे ट्रिक से याद रख सकते हैं तो आप क्वेश्चन कर ले जाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि ये बुरहानपुर में स्थित असीरगढ़ किला, असीरगढ़ किला की बात करा, ये कहाँ पर है, बुरहानपुर में है स्थित, जिसे हम दक्कन का दरवाजा भी कहा जाता है। ठीक है। तो असीरगढ़ का किला किस नाम से जाना जाता है? दक्कन का दरवाजा के नाम से जाना जाता है। ये कह रहा है कि किस यदुवंशी अहीर राजा द्वारा बनवाया गया था, याद रख लेंगे। तो असीरगढ़ किला आपका आसा अहीर द्वारा बनवाया गया था, इंपॉर्टेंट है। और ये बुरहानपुर है कहाँ पर, और ये यूं कहें ये असीरगढ़ का किला है कहाँ पर, आपका मध्य प्रदेश में, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न कह रहा है कि मोतीलाल तेजावत भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे, वह भारत के किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो याद रखेंगे मोतीलाल तेजावत की अगर आपसे बात पूछी जाए तो ये राजस्थान से संबंधित हैं, याद रखेंगे। अगर हम मोतीलाल तेजावत के बारे में और जाने, इनका जन्म कहाँ पर हुआ? इनका जन्म उदयपुर जिला में हुआ था, और ये कहाँ पर, राजस्थान में हुआ था। मोतीलाल तेजावत को आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है, इस बिंदु को भी याद रखेंगे। क्लियर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा गया था कि कौन सा अधिनियम 1892 के सुधारों का विस्तार है? ठीक है। 1892 जो अधिनियम आया था उसको और एक्सपेंसिव किया गया, मतलब उसमें और ज्यादा सुधार किया गया।
तो इसके बाद का जो अधिनियम आया तो 1919 का परिषद अधिनियम 1892 के सुधारों का विस्तार है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि 1892 का जो अधिनियम था इसमें क्या प्रावधान किए गए थे। फिर इसमें कुछ संशोधन करके 1909 में जो प्रावधान आया, अधिनियम आया, उसमें क्या प्रावधान किए गए ये डिस्कस करेंगे। तो अगर हम भारतीय परिषद अधिनियम 1892 की बात करें तो इस एक्ट में क्या-क्या प्रावधान किए गए, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बनेंगे एग्जाम में याद रखेंगे। इस एक्ट में केवल भारतीय विधान परिषदों के शक्तियों, कार्य तथा संरचना का उल्लेख किया गया था। तो प्रश्न पूछा जा सकता है किस एक्ट में भारतीय विधान परिषदों की शक्तियों, कार्य और संरचना का उल्लेख किया गया था? आप कहेंगे भारतीय परिषद अधिनियम 1892। नेक्स्ट बिंदु याद रखेंगे, केंद्रीय विधान परिषद के संदर्भ में अगर हम बात करें, केंद्रीय विधान परिषद के संदर्भ में न्यूनतम 10 तथा अधिकतम 16 सदस्य निर्धारित किए गए थे। क्लियर है? मिनिमम 10 सदस्य होंगे इसमें और अधिकतम 16 हो सकते हैं, इस बात को याद रखेंगे। इस एक्ट का महत्वपूर्ण प्रावधान ये था, निर्वाचन पद्धति की शुरुआत करना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो किस एक्ट के तहत निर्वाचन पद्धति शुरू की गई? तो आप कहेंगे 1892 के अधिनियम के तहत शुरू की गई। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, अब हम लोग देखते हैं कि भारतीय परिषद अधिनियम 1909। दूसरी बात तो एक याद रखना है, इससे इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय परिषद अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है, ये याद रखेंगे। मार्ले मिंटो रिफॉर्म कहा जाता है भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को। इसमें मार्ले कौन थे और मिंटो कौन थे ये भी पूछा जाता है। इस समय जब ये एक्ट आया तो मिंटो वायसराय थे, जबकि मार्ले आपके राज्य सचिव थे। क्लियर है? इसमें क्या प्रावधान किए गए ये याद रखेंगे। सर्वोच्च विधान परिषद की संख्या 69 कर दी गई, ये इंपॉर्टेंट है। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के तहत सर्वोच्च विधान परिषद यानी कि केंद्रीय विधान परिषद की सदस्य संख्या कितनी कर दी गई? यहाँ पर कितनी थी? अधिकतम 16, ये कर दी गई 69 कर दी गई। इन 69 सदस्यों में से 37 सदस्य जो थे वो शासकीय सदस्य और जबकि 32 सदस्य गैर शासकीय सदस्यों में से चुने जाने थे। इस बात को याद रखेंगे। अगला बिंदु क्या है कि पहली बार केंद्रीय विधान परिषद हेतु मुस्लिम वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई, ये इंपॉर्टेंट है। तो मुस्लिम वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था या एससी एसटी के लिए भी पृथक निर्वाचन की व्यवस्था किसमें की गई थी? यही भारतीय परिषद 1909 का अधिनियम में। क्लियर है? इसके अलावा ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। क्लियर है? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यकारी परिषद में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय थे। ये आपके विधि सदस्य बने थे, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। कौन? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। इसके अलावा मिंटो की अगर हम बात करें तो मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। तो किसे सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है? मिंटो को कहा जाता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाकी ये सत्येंद्र सिन्हा को भी याद रखेंगे। क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये पूछा जाता है कि 1920 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पहला किसान मार्च आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दरअसल ये जो पहला किसान मार्च आंदोलन जो हुआ था कब? 1920 में। कहां पर? प्रतापगढ़ में। ये आंदोलन का नेतृत्व या इस आंदोलन को शुरू किया था बाबा रामचंद्र ने किया था। ठीक है, बट बाबा रामचंद्र ऑप्शन में नहीं थे, इस बात को याद रखेंगे। अगर ऑप्शन में होता तो बाबा रामचंद्र आंसर बनाते, लेकिन इसमें सहयोग दिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन में पंडित जवाहरलाल नेहरू था और बाकी गांधी जी वगैरह थे नाम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आयोग ने इसका आंसर बताया था ऑप्शन के हिसाब से पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्लियर है? अगर हम इसी आंदोलन की बात करें, प्रतापगढ़ जिले में पहला किसान मार्च की हम बात करें तो ये 17 अक्टूबर 1920 को प्रारंभ हुआ था। इसको अवध किसान सभा का गठन किया गया था। किनके द्वारा? बाबा रामचंद्र के द्वारा। कहां पर? प्रतापगढ़ में। बिंदु याद रखेंगे। तो अवध किसान सभा का गठन कब हुआ? 17 अक्टूबर 1920 को हुआ। कहां पर? प्रतापगढ़ में। किनके द्वारा? बाबा रामचंद्र के द्वारा। ये अपने आप में इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब हम लोग जानते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं एग्जाम ओरिएंटेड। क्लियर है? कहीं और ढूंढना नहीं पड़ेगा। अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है तो रिलेटेड यहीं से इर्द गिर्द आएगा। अगर हम पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो इनका जन्म 14 नवंबर 1889 ईस्वी को हुआ था। कहाँ पर? प्रयागराज में। क्लियर है? 14 नवंबर 1889 को जन्म हुआ पंडित जवाहरलाल नेहरू का। कहाँ पर? प्रयागराज में हुआ। इनके नारा याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज?
इन्होंने नारा दिया कि यदि भारत ही खत्म हो जाएगा तो कौन बचेगा, कोई नहीं बचेगा। उनका कहने का मतलब यह था, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, पंडित जवाहरलाल नेहरू का एक नारा है। पूर्ण स्वराज का नारा किन्होंने दिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू नेहरू ने दिया। आराम हराम है, ये किनका नारा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का नारा है। इनकी पुस्तक याद रखेंगे, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इनकी पुस्तक याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। मेरी कहानी याद रखेंगे, दी बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का ये समाचार पत्र याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्या, नेशनल हेराल्ड, इनका अंग्रेजी भाषा का एक पत्र है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ये कब प्रकाशित किया था, 1938 ईस्वी में नेशनल हेराल्ड को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रकाशित किया गया था। कहाँ से, इंपॉर्टेंट है, लखनऊ से प्रकाशित किया गया था। अगर हम बात करें कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंडियन नेशनल कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन हुए उनमें से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कितने अधिवेशन की अध्यक्षता की, वो देखते हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष रहे 1929 का लाहौर अधिवेशन, इंपॉर्टेंट है। तो 1929 का लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई और इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। प्रश्न पूछा जाता है कि किस कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई, तो 1929 लाहौर अधिवेशन में, क्लियर है। इसके अलावा 1936 का लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की, याद रखेंगे। 1936-37 में फैजपुर अधिवेशन, फैजपुर अधिवेशन इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहला ऐसा अधिवेशन था जो गांव में हुआ, ठीक है। तो पूछा जाता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का वो कौन सा अधिवेशन है जो गांव में हुआ, तो आप कहेंगे फैजपुर अधिवेशन 1936-37, क्लियर है। इसके अलावा पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हैं। उत्तर प्रदेश में द्वितीय किसान आंदोलन, ठीक है, उत्तर प्रदेश में द्वितीय किसान आंदोलन जो हुआ था उसका नेतृत्व पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, इस बात को याद रखेंगे। इन्होंने किन्होंने मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इलाहाबाद में करबंदी आंदोलन का नेतृत्व किया था, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन इलाहाबाद में करबंदी आंदोलन का नेतृत्व किया था, आप कहेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, इस बात को याद रखेंगे। इसके अलावा 23 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किसने किया था, उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया। इन्होंने संविधान के निर्माण हेतु कुछ 2 समितियां गठित की थी, जिसका नाम है संघ शक्ति समिति, किनके द्वारा गठित की गई थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, और संघीय संविधान समिति, ये दोनों ही पंडित जवाहरलाल नेहरू की समितियां हैं। उम्मीद करता हूँ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इतने डिस्कस करेंगे, याद रखेंगे। इससे अलावा और आगे जैसे पढ़ेंगे तो और जो बिंदु मिस हुए हैं वो डिस्कस करते चलेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि मंडी षड्यंत्र किसके नेतृत्व में हुआ, ये भी अपने आप में अच्छा प्रश्न है। मंडी षड्यंत्र की बात करें तो ये गदर पार्टी के नेतृत्व में हुआ। किसके नेतृत्व में हुआ, गदर पार्टी में। तो याद रखेंगे मंडी षड्यंत्र का संबंध गदर पार्टी से है। गदर पार्टी की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना या इसका गठन 1913 ईस्वी में किया गया था, किसके द्वारा, लाला हरदयाल द्वारा, और इसका मुख्यालय पूछा जाता है कहाँ पर, सैन फ्रांसिस्को में इसका मुख्यालय था, याद रखेंगे। इसके अलावा लाला हरदयाल ने भारतीय स्वतंत्रता समिति का भी गठन किया। तो भारतीय स्वतंत्रता समिति का गठन लाला हरदयाल द्वारा किया गया और कहाँ पर, वर्लिन में किया गया, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ऑप्शन में क्या क्या थे दिए थे उनको डिस्कस करते हैं। अगर हम ऑप्शन में बात करें तो याद रखेंगे अभिनव भारत सीक्रेट सोसाइटी, ठीक है। अभिनव भारत सीक्रेट सोसाइटी की इसका गठन 1904 ईस्वी में हुआ था और इनको ये 2 भाइयों ने मिलकर किया था। अभिनव भारत सीक्रेट सोसाइटी की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर, जिसे हम बीडी सावरकर कहते हैं, और गणेश दामोदर सावरकर, इन 2 भाइयों द्वारा की गई। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछा जा सकता है। इसके अलावा आईएनए की बात करें, इंडियन नेशनल आर्मी, जिसे आजाद हिंद फौज कहते हैं, इसकी स्थापना 1942 में गठन किया गया और किन के द्वारा, रास बिहारी बोस द्वारा किया गया। इसके अलावा हम एचएसआरए की बात करें, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की बात करें, इसका गठन 1928 में किन्होंने, भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद द्वारा की गई, क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि किसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान, ये भी अच्छा प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया। तो 16 अगस्त आप जानते हैं, ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। 16 अगस्त 1940 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मुस्लिम लीग द्वारा मनाया गया था, क्लियर है, याद रखेंगे। अगर हम मुस्लिम लीग की स्थापना की बात करें तो 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। इसके नेतृत्व की अगर हम बात करें, मेन इसके लीडर जो थे या इसके अध्यक्ष की बात करें तो मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे आपके
आगा खां थे, याद रखेंगे। मुस्लिम लीग के द्वारा ही 16 अगस्त 1940 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया। इसके अलावा इंडियन नेशनल कांग्रेस के किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस एक हो गए थे, जिनके बीच समझौता हो गया था? तो 1916 लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिम लीग व कांग्रेस के बीच समझौता हुआ था। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ऑप्शन में आपका स्वराज पार्टी था। स्वराज पार्टी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसका गठन 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी का गठन हुआ। किन्होंने किया था? सियार दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी का गठन किया। इसमें अध्यक्ष थे आपके सियार दास। सियार दास का मतलब है चित्तरंजन दास, और मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। सियार दास की अगर हम बात करें तो इसे हम ये जो है सियार दास सुभाष चंद्र बोस के पॉलिटिकल गुरु हैं, इस बात को याद रखेंगे। स्वराज पार्टी आपकी कांग्रेस खिलाफ पार्टी थी, इस बात को भी याद रखेंगे। इसके अलावा हम इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करें तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन 1885 ईस्वी में हुआ, याद रखेंगे। किनके द्वारा? एओ ह्यूम के द्वारा याद रखेंगे किया गया था। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, जिस समय कांग्रेस का गठन हुआ उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो वायसराय थे डफरिन, भारत के वायसराय थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला सेशन कहाँ हुआ? इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला सेशन 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुआ। कब हुआ? 1885 ईस्वी को। इस फर्स्ट सेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष थे, याद रखेंगे। और ये जो फर्स्ट सेशन था वो कहाँ पर हुआ? स्थान ये पूछा जाता है। ये दरअसल होने को था तो पुणे में, लेकिन पुणे में हैजा नाम की बीमारी फैल गई थी, तो वहाँ पर इसलिए ये यहाँ पर नहीं हुआ। तो फिर इसको ये कराना पड़ा इनको गोकुल दास देशपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ, मुंबई में। इस फर्स्ट सेशन में कुल कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया, ये पूछा जाता है। तो कहेंगे पहले सेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। क्लियर है? इतने पॉइंट को याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि वर्ष 2023-24 में भारत में 2036 रिपोर्टेड खदानें हैं। ठीक है, 2023-24 में अगर हम बात करें भारत में 2036 रिपोर्टेड खदानें हैं, तो कह रहा है कि इनमें से सबसे अधिक 394 खदानें भारत के किस राज्य में है? ये लेटेस्ट देता है। ठीक है, तो सबसे अधिक खदानें मध्य प्रदेश में है। दूसरे नंबर की अगर बात करें तो गुजरात है। तीसरे नंबर में आंध्र प्रदेश, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम लोग डिस्कस करते हैं मध्य प्रदेश के बारे में और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आंसर मध्य प्रदेश था तो मध्य प्रदेश को डिस्कस करते हैं। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? मोहन यादव वर्तमान मुख्यमंत्री है। गवर्नर की बात करें यानी कि राज्यपाल की बात करें तो मंगू भाई पटेल वर्तमान में मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं। मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पर? आपका मध्य प्रदेश में। बांधवगढ़ नेशनल पार्क आपका मध्य प्रदेश में। पेंच आपका मध्य प्रदेश में, और पन्ना नेशनल पार्क आपका मध्य प्रदेश में। इसके अलावा सतपुड़ा नेशनल पार्क की अगर बात की जाए तो ये आपका मध्य प्रदेश में। संजय धुबरी नेशनल पार्क, ये कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, कहाँ पर है? आपके मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के मंदिर की अगर हम बात करें तो खजुराहो मंदिर याद रखेंगे, कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। महाकालेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश में। ओंकारेश्वर मंदिर आपका मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में आपकी सोन नदी का उद्गम कहाँ से होता है? मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है, इस बात को याद रखेंगे। चंबल नदी का भी उद्गम आपका मध्य प्रदेश से होता है, और कहाँ से? महू नामक जगह से, इंदौर से होता है। नर्मदा नदी की अगर हम बात करें तो नर्मदा नदी अमरकंटक पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है, इस बात को भी याद रखेंगे। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये सभी पूछे जा चुके हैं। मध्य प्रदेश में एक आपका चचाई जलप्रपात है। ठीक है, चचाई जलप्रपात कहाँ पर है? आपका मध्य प्रदेश में, ये आपका बिहार नदी पर है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में आपको महादेव पहाड़ियाँ देखने को मिलती हैं, तो महादेव पहाड़ियाँ कहाँ है? आपका मध्य प्रदेश में। तवा जलाशय कहाँ पर है? इंपॉर्टेंट है। तावा जलाशय आपका मध्य प्रदेश में है। गांधी सागर परियोजना आपकी चंबल नदी पर है, ये कहाँ की है? मध्य प्रदेश की ये परियोजना, याद रखेंगे। सांची स्तूप कहाँ देखने को मिलता है? मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। बैतूल पठार कहाँ पर मिलता है? बैतूल पठार इंपॉर्टेंट है। बैतूल पठार आपका मध्य प्रदेश में, याद रखेंगे। बैतूल पठार से ही या बैतूल नाम की एक जगह है, वहां से आपका तापी नदी का उद्गम होता है। भंडेर पठार कहाँ पर देखने को मिलता है? इंपॉर्टेंट है। बैतूल पठार, भंडेर पठार, ये आपके मध्य प्रदेश के पठार हैं। इसके अलावा भारनेट पर्वत श्रेणियां कहाँ देखने को मिलती हैं? ये भी इंपॉर्टेंट है। भारनेट पर्वत श्रेणियां आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलती है। कुछ इंपॉर्टेंट मध्य प्रदेश के वाटरफॉल हैं जिसे हम जलप्रपात कहें। धुआंधार जलप्रपात कहाँ पर है? धुआंधार जलप्रपात आपका मध्य प्रदेश में है। दुग्ध धारा, ये यहाँ पर लिखा हुआ है दुग्ध धारा,
तो दुग्धधारा जलप्रपात मध्य प्रदेश का एक जलप्रपात है और कपिल धारा जलप्रपात कहाँ पर है? मध्य प्रदेश का। ये तीनों ही जलप्रपात आपके नर्मदा नदी के जलप्रपात हैं, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि नदियां दी हैं और राज्य जिनमें वे होकर बहती हैं। कामेंग नदी की अगर हम बात करें तो ये असम से होकर बहती है, ठीक है। बैतरणी नदी आपका ओडिशा से होकर बहती है। गिरना नदी आपका महाराष्ट्र से होकर बहती है और हसदेव नदी छत्तीसगढ़। ये प्रश्न पूछा गया था। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट याद रखते हैं। बैगई अगर नदी पूछा जाए तो तमिलनाडु। पेरियार नदी आप जानते हैं केरल। ब्राह्मणी नदी की बात करें उड़ीसा और शरावती नदी आपका कर्नाटक, जिसमें आपका जोग आपका वाटरफॉल है किस नदी पर? शरावती नदी पर है। लूनी नदी की अगर हम बात करें तो ये आपका राजस्थान। नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा गया था? ये भी अच्छा प्रश्न है और कह रहा है कि चिबुमुरा चिबुमुरा जो कि गोमती नदी के तट पर खड़ी पहाड़ी दीवार पर चट्टान पर नक्काशी के पैनलों के लिए प्रसिद्ध है। चिबुमुरा एक पहाड़ी का नाम है। इस चिबुमुरा पहाड़ी पर ये किस नदी के तट पर है? गोमती नदी के तट पर है, ठीक है। इस पर जो है चट्टानों पर क्या नक्काशी की गई है। तो ये कह रहा है कि भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये भारत के त्रिपुरा में स्थित है। ये एक लोकल नदी है, कहाँ की? गोमती नदी, त्रिपुरा की। क्लियर है? याद रखेंगे। तो चिबुमुरा कहाँ पर? आपका त्रिपुरा में, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ये आपका जो नदी दिख रही है यहाँ पर, ये आपको गोमती नदी है। गोमती नदी के तट पर ये आपका देख रहे हैं पहाड़ी दीवार है। इस तरह से ये आप नक्काशी देख रहे हैं ना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये नक्काशी कहाँ पर है? चिबुमुरा, त्रिपुरा में, याद रखेंगे। इस तरह से ये आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। अगर हम त्रिपुरा को डिस्कस करें तो त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला है। त्रिपुरा के वर्तमान में मुख्यमंत्री मानिक शाह हैं और आपके गवर्नर एन इंद्रसेना रेड्डी हैं। त्रिपुरा एकमात्र भारत का ऐसा राज्य है जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है। ये प्रश्न पूछा जाता है। त्रिपुरा से कर्क रेखा होकर गुजरती है। असम व मिजोरम से त्रिपुरा सीमा साझा करता है। तो त्रिपुरा की सीमा किन दो राज्यों से लगती है? असम से लगती है और मिजोरम से लगती है। देश की अगर हम बात करें तो ये बांग्लादेश से सीमा साझा करता है। इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कमल सागर कहाँ देखने को मिलेगा आपको? त्रिपुरा में। नीर महल आपको कहाँ देखने को मिलेगा? ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। नीर महल आपको त्रिपुरा में देखने को मिलेगा। सिपाही जला कहाँ पर देखने को मिलेगा? आपका त्रिपुरा में। देवुर झील कहाँ की झील है? देवुर झील त्रिपुरा की झील है। और जम्पुई हिल कहाँ देखने को मिलेगा? आपको त्रिपुरा में देखने को मिलेगा। त्रिपुरा की मुख्य भाषा की बात करें तो बंगाली और कोक बोरोक और अंग्रेजी यहाँ की मुख्य भाषा है। तो कोक बोरोक कहाँ की भाषा है? त्रिपुरा की, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। त्रिपुरा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? तो 21 जनवरी 1972 को त्रिपुरा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला और इसी दिन को त्रिपुरा अपना राज्य स्थापना दिवस मनाता है। त्रिपुरा की कुछ योजना याद रखेंगे। सीएम 7 योजना कहाँ की है? त्रिपुरा की, इंपॉर्टेंट है। खर्ची पूजा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? खर्ची पूजा महोत्सव त्रिपुरा में मनाया जाता है। त्रिपुरा उच्च न्यायालय कहाँ पर है? त्रिपुरा में है। त्रिपुरा की स्थापना इसकी कब हुई थी? 2013 को हुई थी। इसके अलावा सीएम चाइल्ड श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना त्रिपुरा की है। त्रिपुरा का राजकीय पक्षी अगर हम बात करें तो हरा शाही कबूतर त्रिपुरा का राजकीय पक्षी है। वहीं अगर हम राजकीय पशु की बात करें तो फहरे का लंगूर यहाँ का राजकीय पशु है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या पूछा है कि लेक तुर्काना, इंपॉर्टेंट है। लेक तुर्काना जो कि दुनिया की सबसे बड़ी रेगिस्तानी झील है, इंपॉर्टेंट है। दुनिया की सबसे बड़ी वो झील जो रेगिस्तान में है वो आपकी है लेक तुर्काना। ये दुनिया के किस देश में स्थित है? तो लेक तुर्काना कहाँ पर है? केन्या पर स्थित है, इंपॉर्टेंट है। लेक तुर्काना कहाँ की झील है? एक आपकी केन्या की झील है और ये रेगिस्तानी झील है। इसके अलावा केन्या में और डिस्कस करें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेंगे। केन्या की राजधानी याद रखेंगे नैरोबी और केन्या की राजधानी नैरोबी में इंटरनेशनल हेडक्वार्टर है किस किस के? यूएनईपी के, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नैरोबी में, जिसकी स्थापना 1972 को हुई थी। यूएन हैबिटेट का मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी में। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर कहाँ है? नैरोबी में, याद रखेंगे। नैरोबी जो है किस महाद्वीप में आता है या किस कॉन्टिनेंट का एक देश है? तो ये अफ्रीकी कॉन्टिनेंट या महाद्वीप का एक देश है, इस बात को याद रखेंगे। केन्या का एक इंपॉर्टेंट बंदरगाह है, ये डायरेक्ट बंदरगाह भी पूछे जा सकते हैं। मोबांसा बंदरगाह कहाँ का? ये आपका इंपॉर्टेंट है। मोबांसा बंदरगाह केन्या का बंदरगाह है जो चाय निर्यात हेतु प्रसिद्ध है। क्लियर है? अगर हम केन्या से बात करें तो केन्या से विषुवत रेखा होकर गुजरती है, ठीक है।
लेक तुर्काना झील को हम रुडोल्फ झील भी कहते हैं। अगर हम लेक तुर्काना झील की अगर हम बात करें तो ये 2 देशों से सीमा साझा करता है। 2 देशों में फैली हुई है। कहाँ-कहाँ? केन्या और इथियोपिया। ये भ्रंश घाटी में स्थित है, इस बात को भी याद रखेंगे। इसके अलावा पूरे विश्व की कुछ इंपॉर्टेंट झील याद रखेंगे जो एग्जाम में पूछे जाती हैं, ठीक है? याद रखेंगे ग्रेट साल्ट झील कहाँ की झील है? ग्रेट सॉल्ट झील आपकी अमेरिका की झील है, इंपॉर्टेंट है। ग्रेट सॉल्ट लेक कहाँ की लेक है? यूएसए की, ये डायरेक्ट पूछे जाती है, याद रखेंगे। वान झील की अगर हम बात करें, वान झील तुर्की की झील है, याद रखेंगे। वान झील कहाँ की है? तुर्की की झील है। विश्व की सबसे बड़ी क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर झील की अगर हम बात करें तो कैस्पियन सागर नहीं है, कैस्पियन एक झील है बट इसको कैस्पियन सागर बोलते हैं। ये विश्व की सबसे बड़ी झील है क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर। ये यूरेशिया में पड़ती है और ये खारे पानी की एक झील है। क्लियर है? इसके अलावा विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील पूछी जाए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। तो विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील आपकी सुपीरियर झील है जो आपका कनाडा और यूएसए सीमा पर पड़ता है। विश्व की सबसे गहरी झील पूछी जाए तो विश्व की सबसे गहरी झील आपकी बैकाल झील है और ये बैकाल झील है कहाँ पर? रूस में है। इस बैकाल झील को पवित्र सागर भी कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। तो किस झील को पवित्र सागर कहा जाता है? बैकाल झील। और ये है कहाँ पर? ये आपका रूस में है। ये क्यों फेमस है? क्योंकि बैकाल आपकी सबसे गहरी झील है। इसके अलावा अगर हम टिटिकाका झील को याद रखेंगे, ये भी प्रश्न में पूछा जाता है। टिटिकाका झील विश्व की सबसे ऊंची झील है, किस प्रकार की? नौगम्य झील। तो विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील पूछी जाए तो टिटिकाका झील है। ये आपके 2 देशों में फैली हुई है, कहाँ पर? पेरू और बोलिविया, ठीक है। पेरू और बोलिविया की सीमा पर है टिटिकाका झील। इसके अलावा याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील 3 देशों से में फैली हुई है, तंजानिया, युगांडा और केन्या। ये पूछा जाता है कि विक्टोरिया झील किन राज्यों में किन देशों में फैली है या निम्न में से किस देश में नहीं फैली है? तो बस आपको याद रखना है विक्टोरिया झील तंजानिया, युगांडा और केन्या में विस्तारित है। ये आपका लिखा हुआ है अरल सागर। अरल सागर अब आपका सूखता जा रहा है, इस बात को याद रखेंगे। ये खारे पानी की एक झील है। ये पूछा जाता है कि अरल सागर झील जो है वो किन 2 देशों के बीच में है? ये प्रश्न पूछा जाता है। तो ये कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान 2 देशों के बीच में है। उर्मिला झील इंपॉर्टेंट है। उर्मिला झील आपकी ईरान की एक झील है, याद रखेंगे। इसके अलावा आप याद रखेंगे अंगुलियों नुमा मतलब फिंगर की तरह अंगुलियों नुमा झील कहाँ पर है? न्यूयॉर्क अमेरिका में, याद रखेंगे। अंगुलियों नुमा झील कहाँ की है? न्यूयॉर्क अमेरिका। 5 फ्लावर झील इंपॉर्टेंट है। 5 फ्लावर झील आपकी सिचुआन में है, चीन की एक झील है। साइमा झील की अगर हम बात करें, ये इंपॉर्टेंट है। साइमा झील आपकी कहाँ पर है? फिनलैंड में है। फिनलैंड को झीलों की वाटिका भी कहा जाता है। तो किस देश को झीलों की वाटिका कहा जाता है? याद रखेंगे, फिनलैंड को कहा जाता है। ये साइमा झील जो है फिनलैंड की सबसे बड़ी झील, ठीक है। तो फिनलैंड की सबसे बड़ी झील साइमा झील है, याद रखेंगे। मिशिगन झील आपका यूएसए जिसके किनारे शिकागो है। तो शिकागो में किस झील के किनारे? मिशिगन झील के किनारे है। इसके अलावा ओजोरा डेल सलाडो, ओजोरा डेल सलाडो, ओजोरा नहीं होगा यहाँ पर, ओजोस डेल सलाडो होना चाहिए। ये आपकी कहाँ पर है? अर्जेंटीना की एक झील है। विश्व की सबसे ऊंची झील है। अगर आपका नौगम झील पूछी जाती तो आप टिटिकाका बताते। ओवरऑल सबसे ऊंची झील ओजोस डेल सलाडो है। ग्रेट लेक याद रखेंगे, जो ग्रेट झील के अंतर्गत 5 झीलें आती हैं, सुपीरियर झील, मिशिगन झील, ह्यूरॉन झील, इरी झील और ओंटारियो झील। ट्रिक याद रखेंगे होम्स, ठीक है। होम्स करके ट्रिक याद रखेंगे। पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी ग्रेट लेक या झील नहीं है? तो होम से आप रखेंगे, एच से आपका ह्यूरॉन झील, ओ से आपका ओंटारियो, एम से आपका मिशिगन, ई से आपका इरी झील और एच से आपका सुपीरियर झील। ये ट्रिक याद रखेंगे होम्स करके। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है कि किसके द्वारा 1936 में पहली बार भारत के वन के प्रकारों का वर्गीकरण किया गया था? ये भी अच्छा प्रश्न है। तो 1936 में भारत के वनों का क्लासिफिकेशन सबसे पहले सर एच जी चैंपियन द्वारा किया गया था, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगर हम वनों के वर्गीकरण की बात करें वनों में भारत में तो मुख्यतः 3 आधार पर बांटा गया है: आरक्षित वन, संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। आरक्षित वन वो होते हैं जो सरकार के पूरी तरह कंट्रोल में होते हैं। ये लगभग भारत के जितने वन है उसमें 53% वन आपके आरक्षित वन है। ये आरक्षित वन भारत सरकार के अंतर्गत आते हैं। इसमें ना ही आप जानवर चरा सकते हैं, ना ही लकड़ियां काट सकते हैं, यानी कि कोई आप क्रिया नहीं कर सकते हैं। आम आदमी कोई क्रिया नहीं कर सकता है। संरक्षित वन आपकी बात करें, ये भी सरकार के अंतर्गत आते हैं बट लोगों का इसमें आना जाना रहता है, इस बात को याद रखेंगे। आप अपने जानवर वगैरह चरा सकते हैं, ठीक है। ये 29% है, इस बात को याद रखेंगे।
अब अभी का वन की बात करें, ये 18% है टोटल वन का। इसी में सभी लोग आ जा सकते हैं और अपने लिए लकड़ियाँ भी कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? इसमें एक्टिविटी लोग कर सकते हैं। बट इसके अलावा अगर हम बात करें, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए भारत में 1937 में, जैसे यहाँ पर पूछा था 1936 में पहली बार भारत के वनों के प्रकार का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया? चैंपियन के द्वारा किया गया। ऐसे ही एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत में 1937 में किसने 8 वनस्पति प्रदेशों में विभाजित किया? भारत को 8 वनस्पति प्रदेशों में किसने विभाजित किया? ये प्रश्न पूछा जा सकता है कब? 1937 में। तो याद रखेंगे सीसी कार्लन ने भारत को 8 वनस्पति प्रदेशों में वर्गीकृत किया। वो 8 वनस्पति प्रदेश कौन-कौन से, इस बात को याद रखेंगे। पूर्वी हिमालय के प्रदेश, उत्तर पश्चिमी हिमालय के प्रदेश, असम प्रदेश, गंगा के मैदान प्रदेश, सिंधु के मैदान प्रदेश, दक्कन प्रदेश, मालाबार प्रदेश और अंडमान व निकोबार प्रदेश। याद रखेंगे ये 8 प्रदेशों में विभाजित किया है। किसने? सीसी कार्लन ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? ये भी अच्छा प्रश्न है। तो जीएसटी जीएसटी होगा, ठीक है। जीएसटी का विचार किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो केलकर टास्क फोर्स द्वारा किया गया था। इंपॉर्टेंट है। भारत में जीएसटी लागू कब हुई? 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू की गई, याद रखेंगे। बाकी जीएसटी के बारे में इससे पहले वाले वीडियो में हमने पूरा कॉन्सेप्ट बताया, कितने प्रकार के जीएसटी होती है और कौन-कौन से जीएसटी परसेंटेज टैक्स हैं। क्लियर है? ये आप पिछली वीडियो में देख लेंगे। इसके अलावा कुछ समितियों को हम याद रखते हैं, इंपॉर्टेंट है। टैक्स से संबंधित राजा चलैया समिति की अगर हम बात करें, तो राजा चलैया समिति कब गठित की गई थी? 1991 ईस्वी को की गई थी। दरअसल क्या है कि समितियां दे देगा और उनका ईयर पूछेगा कब गठित की गई, तो याद रखेंगे। राजा चलैया समिति 1991 में गठित की गई थी और ये कर ढांचे में सुधार हेतु की गई थी। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कर के ढांचे में सुधार करने के लिए राजा चलैया समिति का गठन 1991 में किया गया था। एम के गुप्ता आयोग की बात करें तो ये अप्रैल 2012 में गठित हुआ था और ये जीएसटी के साथ उत्पाद शुल्क एवं सेवा शुल्क के समन्वय हेतु गठित किया गया था। इसके अलावा रेखा समिति की बात करें तो रेखा समिति का संबंध भी कर से था, इस बात को याद रखेंगे। नरसिम्हन समिति की अगर हम बात करें तो अगस्त 1991 में ये 9 सदस्य का गठन किया गया था। ये बैंकिंग सुधार हेतु इसका गठन किया गया था। तो नरसिम्हा समिति का गठन जो है बैंकिंग सुधार हेतु किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत की दुग्ध क्रांति के चरण फर्स्ट में, ठीक है, भारत में दुग्ध क्रांति ये आप सब जानते हैं। तो पहला चरण में जो 1970 से 1980 को हुआ था, तो कह रहा है कि विश्व खाद्य कार्यक्रम के माध्यम से किसके द्वारा उपहार में दिए गए स्किम दूध पाउडर और मक्खन तेल की बिक्री से वित्त पोषित किया गया था? ये प्रश्न पूछा गया था। तो ये यूरोपीय संघ द्वारा किया गया था। उस टाइम इसे ईईसी कहा जाता था। अगर हम दुग्ध के बारे में बात करें, दुग्ध उत्पादन का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से है। श्वेत क्रांति के भारत में जनक किसे कहा जाता है? ये याद रखेंगे। श्वेत क्रांति के भारत में जनक आपके वर्गीज कुरियन है, इस बात को याद रखेंगे। श्वेत क्रांति के सार्थक बनाने के लिए ऑपरेशन फ्लड स्टार्ट किए गए थे, ठीक है। ऑपरेशन फ्लड टोटल 3 चरणों में हुए, इस बात को याद रखेंगे। चरण प्रथम, चरण द्वितीय और चरण तृतीय, ठीक है। ऑपरेशन फ्लड स्टार्ट कब हुआ? 1970 ईस्वी में स्टार्ट हुआ और ये किनके द्वारा किया गया, ये बात याद रखेंगे। ये राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा किया गया। क्लियर है? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा ऑपरेशन फ्लड स्टार्ट किया गया था। ऑपरेशन फ्लड भारत में 3 चरणों में हुआ। प्रथम चरण को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। प्रथम चरण स्टार्ट हुआ था 1970 से 1980 तक और इसमें क्या मुख्य बातें रहीं, ये याद रखेंगे। ये प्रश्न पूछा जाता है। प्रथम चरण के अंतर्गत 18 प्रमुख दुग्ध शेड थे। ये प्रश्न डायरेक्ट पूछा जाता है कि जब प्रथम चरण स्टार्ट हुआ तो कितने दुग्ध शेड थे? 18 थे। ये 18 दुग्ध शेड 4 महानगरों में स्थापित किए गए थे। कहाँ-कहाँ? ये भी प्रश्न पूछा था कि 4 महानगर कौन-कौन से थे और कौन सा नहीं था। तो प्रथम चरण में आपका दिल्ली शामिल था, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। ये चारों ही स्थानों के नाम याद रखेंगे। मुंबई, दिल्ली, मतलब दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। यहाँ पर मदर डेयरी भी स्थापित की गई थी। द्वितीय चरण की अगर हम बात करें तो 1981 से लेकर 1985 का जो रहा समय, वो द्वितीय चरण था ऑपरेशन फ्लड का। यहाँ पर क्या किया गया था? पहले 18 दुग्ध शेड थे। इसको 18 से कर दिया गया कितना? 136 कर दिया गया और 290 बाजारों में दुग्ध उपलब्ध कराया गया। ये बात याद रखेंगे।
तृतीय चरण की बात करें तो 1985 से लेकर 1996 तक। तृतीय चरण में विश्व बैंक ने 360 बिलियन निवेश किए थे, याद रखेंगे, और 173 दुग्ध सेट किए गए। अमूल की अगर हम बात करें तो अमूल दूध आप पीते होंगे, तो आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड इसकी फुल फॉर्म में 1946 ईस्वी में ये पंजीकृत हुआ था। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत की पंचवर्षीय योजना को, मतलब भारत की किस पंचवर्षीय योजना को गॉडगिल योजना कहा जाता है? तो भारत की तृतीय पंचवर्षीय योजना को गॉडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता है। तृतीय पंचवर्षीय योजना कब से कब तक रही? तो ये आपकी 1961 से लेकर 1966 तक तृतीय पंचवर्षीय योजना रही। इसको अगर हम देखें, तृतीय पंचवर्षीय योजना में किस बिंदु पर फोकस किया गया था? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना में कृषि और उद्योग दोनों पर बल दिया गया था। तृतीय पंचवर्षीय योजना पूरी तरह सफल नहीं हो पाई, क्यों? क्योंकि तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान ही भारत चीन युद्ध हुआ। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि भारत चीन युद्ध जब हुआ तो भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? तो भारत में तृतीय पंचवर्षीय योजना चल रही थी, और ये भारत चीन युद्ध कब हुआ? 1962 में हुआ था। भारत पाक युद्ध भी इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान हो गया, 1965 में। अब इन युद्ध में ही डटे रहे तो कहाँ पर भारत के उद्धार के बारे में सोचा जा सकता था? तो इसलिए ये पूर्णतः सफल नहीं हुई। क्लियर है? तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद इस योजना को अवकाश दे दिया गया था, तो इसके बाद अवकाश योजना स्टार्ट हुई, इस बात को भी याद रखेंगे। कुछ याद रखेंगे इंपॉर्टेंट 5 ईयर प्लान्स। पहले पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 1951 से लेकर 1956 तक प्रथम पंचवर्षीय योजना, ये हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, याद रखेंगे। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1921 नेहरू मालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, इस बात को याद रखेंगे। फोर्थ पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 1969 से लेकर 1974 डीपी धर मॉडल पर आधारित थी। क्लियर है? पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि 1981 के किस अधिनियम के माध्यम से संसद द्वारा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के निर्माण को मंजूरी दी गई? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1981 में पूछा जा रहा है कि किस अधिनियम के द्वारा नाबार्ड के निर्माण की मंजूरी दी गई? तो याद रखेंगे अधिनियम 61 के द्वारा। अब हम लोग डिस्कस करते हैं नाबार्ड। नाबार्ड की फुल फॉर्म हिंदी में आप लोगों ने देख लिया, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक होता है। नाबार्ड की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है इंग्लिश में, तो याद रखेंगे नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। नाबार्ड की स्थापना बहुत बार पूछी जाती है, तो याद रखेंगे 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है, ये भी पूछा जाता है। तो नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है। ये किस सिफारिश पर बनी थी या किस कमेटी की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना की गई थी, ये प्रश्न भी पूछा जाता है। तो याद रखेंगे 20 शिवारमन कमेटी के द्वारा इसका गठन किया गया था। इसे हम काफी कार्ड कमेटी भी कहते हैं, इस बात को याद रखेंगे। अगर हम नाबार्ड के वर्तमान अध्यक्ष की हम बात करें तो अभी जब हम पढ़ा रहे हैं तो के मिस्टर सांझी के भी इसके अध्यक्ष हैं। कृषि क्षेत्र को ऋण देने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है? ये ऋण देती है, ये धन को जमा नहीं करती, ये धन देती है। तो कृषि क्षेत्र को ऋण देने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है? आपकी नाबार्ड है। वर्तमान में अगर हम देखें तो नाबार्ड की वर्तमान में अधिकृत पूंजी कितनी है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो 30,000 करोड़ इसकी अधिकृत पूंजी है, पहले कितनी थी? 5,000 करोड़ थी। चुकता पूंजी कितनी है? पेड कैपिटल की अगर हम बात करें तो 17,080 करोड़ इसकी चुकता पूंजी है, इस बात को याद रखेंगे। इसके अलावा अगला प्रश्न क्या पूछा गया था? बैंक से रिलेटेड पूछा गया था। का बैंकों के राष्ट्रीयकरण के प्रथम चरण के दौरान जब बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ पहली बार, तब कह रहा है कि दौरान किस बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ था? तो हमें ये पता होना चाहिए कि प्रथम चरण के दौरान कितनी बैंकों का और कौन-कौन सी बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, तभी तो ये प्रश्न कर पाएंगे। तो ऑप्शन में ये 4 ऑप्शन दिए थे, यहाँ पर चारों ही ऑप्शन रखना जरूरी था, क्योंकि हमें पता होना चाहिए ना कि कौन-कौन बैंकों का हुआ था और किसका नहीं हुआ था। देना बैंक का हुआ था प्रथम चरण के दौरान, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का हुआ था और कैनरा बैंक का हुआ था। विजया बैंक का प्रथम चरण के दौरान राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ था, इस बात को याद रखेंगे। इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे बैंकिंग से रिलेटेड, जो इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहले तो याद याद रखेंगे कि सबसे पहले किस बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ? तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। कौन सी बैंक? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1 जुलाई 1955 को आंशिक रूप से राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। तो 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का आंशिक रूप से राष्ट्रीयकरण हुआ, और इस इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का ही नाम क्या है वर्तमान में? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है,
तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम 1 जुलाई 1955 को रखा गया। इसके अलावा भारत में पहली बार, तो ये हुआ आंशिक रूप से। तो अगर पूछा जाए कि राष्ट्रीयकरण कब हुआ, ये जो प्रथम चरण की हम बात करें, तो 19 जुलाई 1969 को 14 वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। ये प्रश्न पूछा जाता है कि कितनी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, याद रखेंगे। किसके अंतर्गत? फर्स्ट चरण के अंतर्गत। अब इस टाइम भारत में कौन-सी पंचवर्षीय योजना थी? तो ये भी पूछा जाता है, तो चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अब वो 14 बैंक कौन-कौन से हैं, ये याद रखना ज़रूरी है। इसके अलावा जो भी पूछा जाएगा आप कर सकते हैं। याद रखेंगे कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया था, पंजाब नेशनल बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था, बैंक ऑफ इंडिया का किया गया था, कैनरा बैंक का हुआ था, इलाहाबाद बैंक का हुआ था, बैंक ऑफ बड़ौदा का हुआ था, सिंडिकेट बैंक का हुआ था, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का हुआ था, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक का हुआ था, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का हुआ था, इंडियन बैंक का हुआ था, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, देना बैंक और आपका इंडियन ओवरसीज बैंक। इन 14 में से कहीं भी आपने देखा होगा विजया बैंक नहीं है, ठीक है? तो यानी कि विजया बैंक का नहीं हुआ, तो बाकी ये 14 ही बैंकें आप 2-3 बार पढ़ेंगे, याद हो जाएगा। फिर पुनः 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, द्वितीय चरण में, ठीक है? तो द्वितीय चरण में कितनी बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, आप ये याद रखेंगे। तो ये आपका 6 बैंकों को हुआ। वो 6 बैंक कौन-कौन से, ये भी याद रखेंगे। आंध्रा बैंक का राष्ट्रीयकरण द्वितीय चरण में हुआ। पंजाब एंड सिंध बैंक का राष्ट्रीयकरण द्वितीय चरण में हुआ। कॉर्पोरेशन बैंक का राष्ट्रीयकरण द्वितीय चरण में हुआ। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का राष्ट्रीयकरण द्वितीय चरण में हुआ। विजया बैंक का राष्ट्रीयकरण द्वितीय चरण में हुआ। तो याद रखेंगे विजया बैंक का कब हुआ था? दूसरे चरण में हुआ था। न्यू बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण भी आपका द्वितीय चरण में हुआ। वर्तमान में कुल कितनी राष्ट्रीय बैंकें हैं? तो वर्तमान में टोटल 12 राष्ट्रीय बैंक हैं, याद रखेंगे, राष्ट्रीयकृत बैंकें हैं। क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है, इसका उद्घाटन कब किया गया था? उद्घाटन संसद भवन, यानी कि अब जो पुराना है, में प्रिंसेस ऑफ चैम्बर में हुआ था। अब वर्तमान में ये प्रिंसेस ऑफ चैम्बर का नाम नरेंद्र मंडल है, इस बात को याद रखेंगे। ये कब हुआ था? 28 जनवरी 1950 को इसका उद्घाटन किया गया था। इंपॉर्टेंट है, 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किया गया था। अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें, तो सुप्रीम कोर्ट में कुल जजों की संख्या अगर पूछी जाए, तो टोटल 34 होती है, मुख्य न्यायाधीश सहित 1 + 33, ठीक है? इसकी स्थापना कब हुई थी? वैसे तो इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को हुई थी, जब संघीय न्यायालय के रूप में, ठीक है? संघीय न्यायालय के रूप में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को हुई थी। बट एज अ उच्चतम न्यायालय के रूप में पूछा जाए, तो 28 जनवरी 1950 को उच्चतम न्यायालय के रूप में हुई थी। ये जो सुप्रीम कोर्ट है, किन के द्वारा डिजाइन किया गया था या निर्मित किया गया था? याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो गणेश भीकाजी देवलालीकर द्वारा ये डिजाइन किया गया था, याद रखेंगे, गणेश भीकाजी देवलाली। ये सुप्रीम कोर्ट किस शैली पर बना हुआ, ये भी प्रश्न पूछा जाए, तो इंडो ब्रिटिश स्थापत्य शैली में निर्मित किया गया है। गणेश भीकाजी देवलाली उस टाइम कौन थे? तो ये याद रखेंगे, ये केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, किसके? केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के प्रथम भारतीय अध्यक्ष थे, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था? राजस्थान पहला राज्य था जहां वर्ष 1959 में पंचायत राज व्यवस्था लागू की गई थी। इसे सबसे पहले राजस्थान के किस जिले में किया गया था? याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है और आपको पता होगा। ये पहली बार नागौर जिले में किया गया था, और कब? 2 अक्टूबर 1959 को। इस टाइम भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नागौर जिले के बाद दूसरी बार में किसका किया गया था? 11 अक्टूबर 1959 को महबूबनगर को किया गया था, और यहाँ पर आंध्र प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। इसके अलावा अगला प्रश्न क्या पूछा गया था? भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसे हम डीपीएसपी की बात करें, कहाँ से लिए गए हैं? इजी क्वेश्चन है। तो डीपीएसपी आयरलैंड से लिए गए। डीपीएसपी की अगर हम बात करें, तो डीपीएस की भी एक फुल फॉर्म पूछी जा चुकी है, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इसकी फुल फॉर्म है। ये किस भाग में है? संविधान के भाग 4 में। अनुच्छेद की अगर हम बात करें, तो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक डीपीएसपी से संबंधित है। इसके अलावा भारत में कौन सी चीज़ कहाँ से ली गई, ये संविधान में, ये और पूछे जाते हैं, तो हम देखते हैं। अगर आपसे पूछा जाए संसदीय शासन प्रणाली, ठीक है, संसदीय शासन प्रणाली,
भारत में एकल नागरिकता है और मंत्रिमंडल प्रणाली ये कहाँ से ली गई? ये ब्रिटेन के संविधान से ली गई, याद रखेंगे। ठीक है। अगेन, संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता और मंत्रिमंडल कहाँ से लिए गए हैं? ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं। भारत में हम लोगों को मूल अधिकार दिए गए हैं। न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति या संविधान की सर्वोच्चता तथा महाभियोग और उपराष्ट्रपति का पद, ये इत्यादि टर्म कहाँ से लिए गए हैं? ये अमेरिका से लिए गए हैं। ठीक है। अपशिष्ट शक्तियाँ इंपॉर्टेंट है। अपशिष्ट शक्तियाँ कहाँ से ली गई हैं? कनाडा से ली गई हैं। शक्ति विभाजन, भारत में राज्य और केंद्र के बीच में शक्तियों का विभाजन है। ये कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है? ये कनाडा से लिया है हम लोगों ने। हम लोग राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। ये कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया? ये भी कनाडा से लिया। हम लोग देखते हैं कि भारत के संविधान में संशोधन भी होता है। तो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया? ये आपका दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। इसके अलावा राज्यसभा सदस्यों के निर्वाचन प्रक्रिया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राज्यसभा सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया भी हम लोगों ने दक्षिण अफ्रीका से बोरो किया है। इसके अलावा आपने देखा होगा भारत की जो उद्देशिका है या प्रस्तावना की बात करें, उसमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, कौमा गणतंत्रात्मक व्यवस्था की बात की गई है। ये कहाँ से कॉन्सेप्ट लिया गया है? ये फ्रांस से लिया गया है। संबद्ध सूची आप जानते हैं, इसको ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ठीक, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो हम लोग आर्टिकल 108 के तहत राष्ट्रपति बुलाता है, ये कहाँ से कॉन्सेप्ट लिया गया है? ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। इस बात को याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, अगला बिंदु और क्या है? भारत में आप जानते हैं कि आपातकाल जब इमरजेंसी लागू होती है तो वहां पर मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। ये कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है? ये जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया। इंपॉर्टेंट है। हमें कुछ मूल कर्तव्य दिए गए हैं। प्रस्तावना में जो शब्द दिए गए हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ठीक है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। भारत की उद्देशिका या प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई? 3 प्रकार के न्याय की बात की गई, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ये हम कहाँ से लिए हैं? ये यूएसएसआर से लिए गए हैं। मूल कर्तव्य इंपॉर्टेंट है, यूएसएसआर पूर्व सोवियत संघ से लिए गए हैं। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन ने, ठीक है, संशोधन पूछा गया है, लोकसभा और राज्यसभाओं दोनों में एंग्लो इंडियन के नामांकन को समाप्त कर दिया गया है। आप जानते हैं कि पहले क्या था, एंग्लो इंडियन से सदस्यों को चुना जाता था। अब इसको समाप्त कर दिया गया। किस संविधान संशोधन के तहत? याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। 104वां संविधान संशोधन 2019 के तहत ये चीज हटा दी गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है, संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है, किस भाग में इसका वर्णन किया गया है? तो संविधान संशोधन प्रक्रिया एक तो जानते हैं ये कहाँ से लिया गया है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया हम लोगों ने अफ्रीका से ली गई है। ये भी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। ये भाग 20 में इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की प्रक्रिया की बात करता है। ठीक है, तो कौन सा अनुच्छेद संविधान संशोधन की बात करता है? अनुच्छेद 368। अभी तक कुल कितने संशोधन हो चुके हैं? अभी तक टोटल 106 संशोधन हो चुके हैं। संशोधन को 2 प्रकार से संशोधित किया जा सकता है वर्तमान भारतीय संविधान में। एक आपका विशेष बहुमत द्वारा, जो 2/3 सदस्यों द्वारा उपस्थित वहां के, और विशेष बहुमत प्लस कुल राज्यों के आधे से अधिक राज्यों द्वारा। इस बिंदु को याद रखेंगे। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। वैसे तो 42वां 44वां ये पुराने हैं, बहुत ज़्यादा वहाँ से पूछा जाता है, लेकिन हम लेटेस्ट याद रखेंगे। अगर आपसे 101 संविधान संशोधन पूछा जाए, कब हुआ? 2016 में। ये आपका जीएसटी से संबंधित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जीएसटी से संबंधित कौन सा संविधान संशोधन है? 101 2016। 102 संविधान संशोधन कब हुआ? 2008 में। इसमें क्या दिया गया है? इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, याद रखेंगे। ठीक है। इसके अलावा 103 संविधान संशोधन की बात करें 2009 में हुआ। इसमें मैक्सिमम 10% रिजर्वेशन फॉर ईडब्ल्यूएस। ठीक है, ईडब्ल्यूएस के लिए 10% का रिजर्वेशन किस संविधान संशोधन के तहत प्रावधान किया गया? 103वां संविधान संशोधन 2019। 105 संविधान संशोधन की बात करें, 104 तो डिस्कस कर चुके हैं। 105वां संविधान संशोधन हुआ 2021 में। इसमें क्या किया गया? टू रिस्टोर द पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स टू आइडेंटिटी अदर बैकवर्ड क्लासेस दैट आर सोशली एंड इकोनॉमिकली एजुकेशनली बैकवर्ड। किसमें दिया गया? अनुच्छेद 105। अनुच्छेद 106 की बात करें जो आपका 2023 में हुआ, इसमें क्या गया कि रिजर्व 33 सीट्स फॉर वुमेन इन द लोकसभा एंड स्टेट
असेंबली। तो लोकसभा एंड स्टेट असेंबली में 33% सीटों का आरक्षण दिया गया महिलाओं के लिए। कौन सा संविधान संशोधन के तहत? 106 के तहत। याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या पूछा था कि कौन सा पेड़ मलेरिया के इलाज के लिए दवा प्रदान करता है? तो आप जानते हैं सिनकोना का पेड़ मलेरिया के लिए दवाई प्रदान करता है। ठीक, सिनकोना। ठीक है, थोड़ा और आगे जानते हैं मलेरिया के बारे में। अगर हम बात करें तो मलेरिया किस प्रकार का रोग है? मलेरिया आपका प्रोटोजोआ द्वारा, ये एक रोग है, याद करेंगे। तो प्रोटोजोआ जनित रोग कौन सा है? आपका मलेरिया है। मलेरिया की खोज किसने की थी? सर रोनाल्ड रोस द्वारा मलेरिया की खोज की गई, याद रखेंगे। मलेरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? हमारे आरबीसी और प्लिया मलेरिया इफेक्ट करती है। मलेरिया किस प्रोटोजोआ के कारण होता है? ये इंपॉर्टेंट है। तो प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से आपका मलेरिया होता है। ये मलेरिया का वाहक कौन है? मलेरिया का जो प्लाज्मोडियम नामक जो प्रोटोजोआ है, इसका वाहक की अगर हम बात करें तो मादा मच्छर है जिसका नाम है एनाफिलिस। तो पूछा जाता है किस मच्छर के काटने से मलेरिया रोग हो जाता है? तो मादा एनाफिलिस मच्छर के काटने से मलेरिया रोग हो जाता है। मलेरिया की अगर हम प्राकृतिक औषधि की बात करें तो कुनैन इसकी औषधि कहलाती है, जो आपकी सिनकोना के वृक्ष से प्राप्त की जाती है। कुनैन। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। इस बात को भी याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि तारों के चमकने का कारण क्या है? तारों का चमकना या तारों का टिमटिमाना आपका तारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन है। क्या याद रखेंगे? अपवर्तन है। इसके अलावा अपवर्तन से रिलेटेड और क्या एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, ये याद रखेंगे। स्वच्छ जल युक्त तालाब की गहराई वास्तविक गहराई से कम दिखाई देती है। आप जानते हैं कि पानी में कोई चीज डूबी हुई है, वो आपको ऊपर उभरी हुई दिखाई देती है, उसकी वास्तविक गहराई नहीं दिखाई देती। तो ये किसके कारण होता है? अपवर्तन के कारण होता है। इस बात को याद रखेंगे। अगला प्रश्न यही है कि द्रव में अंशतः डूबी हुई छड़ टेढ़ी भी दिखाई देती है, किसके कारण? अपवर्तन के कारण। सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व अथवा क्षितिज से नीचे होने पर सूर्य का दिखाई देना किसके कारण होता है? अपवर्तन के कारण होता है। ये भी एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, याद रखेंगे, ये अपवर्तन के कारण होते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि एनोडाइजिंग क्या है? यानी कि ये पूछा गया था एल्यूमिनियम की मोटाई, नहीं, एल्यूमिनियम की मोटी ऑक्साइड पर बनाने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? उसको हम एनोडाइजिंग कहते हैं। इसके अलावा आप याद रखेंगे गैल्वेनाइकरण क्या है? गैल्वेनीकरण की बात करें, गैल्वेनीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें लोहे की खुली सतह पर जिंक धातु की चढ़ाई की जाती है। ठीक, ठीक, जिंक धातु की परत चढ़ाई जाती है लोहे के ऊपर, जिसे हम कहते हैं गैल्वेनाइजेशन या गैल्वेनीकरण कहते हैं। इस बात को याद रखेंगे। और आज का अंतिम प्रश्न, उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसमें टैडपोल वयस्क मेढक में विकसित होते हैं। कह रहा है कि टैडपोल जब वयस्क मेढक में बनते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं कायांतर कहते हैं, मेटामॉर्फिस कहते हैं। ठीक है, मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, याद रखेंगे, कायांतर। तो ये दोस्तों 28 प्रश्न थे। ये आपके पेट 2023 में 29/10/2023 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया पेपर है। उम्मीद करता हूँ आपने इसके साथ अच्छे से पढ़े होंगे और आपको ये सेशन समझ में आया होगा। अगर आप चाहते हैं इसी तरह से अपनी तैयारी करें और आप अच्छा खासा स्कोर लाना चाहते हैं तो ये हैंड रीडिंग नोट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। सो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।